तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था छोटे मोटे चीज़ों के बारे में, 3D में क्या क्या चीज़ आती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 3D एक्चुअली क्या है। तो 3D में कितने कैटेगरीज में चीज़ें डिवाइडेड होती हैं, आज इस वीडियो में यही बात करेंगे। पहले तो 3D मॉडलिंग, देन 3D स्कल्पटिंग, देन UV अनरैपिंग, UV टेक्सचरिंग, लाइटिंग एंड रेंडरिंग। ये छह चीज़ें आती है हमारे 3D में। ये जो छह चीज़ें, ये बेसिक्स है किसी भी 3D चीज़ ऑब्जेक्ट को आपको बनाने के लिए, प्रॉपरली एक किसी दूसरे इंसान को दिखाने के लिए ये छह चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला 3D मॉडल क्रिएट करना। उसके बाद स्कल्पटिंग को हम 50% रख सकते हैं, क्योंकि बिना स्कल्पटिंग के भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो 3D मॉडल क्रिएट करना सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम होता है। उसके बाद सेकंड में UV अनरैपिंग करना उसका, देन टेक्सचरिंग करना। देन टेक्सचरिंग में क्या, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। पहले मैं एक शॉर्ट कैटेगरी में बता देता हूँ कि होता क्या है बेसिकली। तो टेक्सचरिंग करना। देन फोर्थ में आता है हमारा लाइटिंग करना प्रॉपरली। एक हमने कोई भी 3D मॉडल क्रिएट किया तो उस पर किस किस तरह से लाइट डालेंगे हम उस पर, ताकि वो जो मॉडल हमने बनाया वो अच्छा दिखे। उसके बाद आता है पांचवा रेंडरिंग करना। रेंडरिंग में हम जो चीज़ हम बनाए हैं उसका एक पर्टिकुलर इमेज बनाना, या एक उसका एनिमेशन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें उस चीज़ को अभी मूव करना, अभी दिखाना नहीं है। अभी सिर्फ हमें वो एक पर्टिकुलर चीज़ का एक व्यू चाहिए, एक इमेज चाहिए कैप्चर, ताकि हम किसी दूसरे को शो कर सकें। तो वो आता है रेंडरिंग। तो स्टार्ट करते हैं 3D मॉडलिंग से। 3D मॉडलिंग में होता क्या है बेसिकली, हम 3D मॉडलिंग में हमारा आएगा बेसिकली कोई भी चीज़ जो हम 3D में क्रिएट करते हैं, लाइक जैसे ये मान के चलते हैं, ये 3D जस्ट इसका मॉडल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ह्यूमन का जस्ट एक मॉडल है और कुछ भी नहीं। अब इसके बाद इस पर क्या किया जाएगा, इसके ऊपर स्कल्पटिंग किया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड किए जाएंगे। जैसे कि अगर डिटेल्स में अगर मैं बताऊं तो कुछ इस तरह के टेक्सचर्स में ये डाले जाएंगे। बाल का इफेक्ट डाला जाएगा कि वहाँ बाल है, बट एक्चुअली उस पार्ट में बाल नहीं होंगे, वहाँ पे जस्ट एक मेश होगा। तो और टेक्सचरिंग के थ्रू हम उसमें बाल का इफेक्ट्स डाल देंगे। और ये सिंपल सा जो मॉडल मैंने दिखाया था इस पे, ये वाला मॉडल, इस पे जस्ट इसका फेस पार्ट पे आप देखते हैं, यहाँ पे फेस पार्ट में और इसके फेस पार्ट में डिफरेंस है। इसका फेस पार्ट बहुत सिंपल लग रहा है, बट इस पे जब टेक्सचरिंग पार्ट पे हम लोग जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर डिटेल देना पड़ता है कि कहाँ पे फोरहेड में क्या क्या डिटेल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मेरे फोरहेड पे दिख रहा होगा कि एक क्रिएट हो जाता है मेरा लाइंस, तो वो होते हैं। फिर गाल कैसा होगा मेरा, गाल पे मेरा ये स्पॉट्स होंगे कि नहीं होंगे, लिप्स वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है हमें। आई का कलर कैसा होगा, बल्कि अगर इसमें देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट एक सिंपल सा मॉडल क्रिएट किया गया है बस, और कुछ नहीं। कुछ आईज में भी उतना फोकस नहीं किया गया है, नोज कुछ उतना फोकस नहीं, बस सिंपल सा एक 3D मॉडल क्रिएट किया गया और यहाँ पे प्रॉपरली शोकेस किया गया है कि हाँ ये जस्ट एक 3D मॉडल है। अब हमें जब UV अनरैपिंग टेक्सचरिंग करने के बाद धीरे धीरे वो जो नॉर्मल जो सिंपल सा दिखने वाला ऑब्जेक्ट है उसको धीरे धीरे हम और वेल डिटेल्ड करते जाते हैं, जिससे वो थोड़ा और निखर के दिखे। मतलब जस्ट एक डमी ना दिखे, डमी से बढ़ के एक नेक्स्ट टू रियल और रियल इंसान या रियल ऑब्जेक्ट के जैसा दिखे। तो अब इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि इसका बाल है, इसका बाल एक्चुअली में बनाया नहीं गया है बाल, इस पे प्रॉपर एक मेश डाला गया है, उस पे स्कल्प्ट करके इसका बाल को ये बम्पनेस डाला गया है उसमें। और यहाँ पे फोरहेड पे यहाँ पे लाइंस जो आप देखते हैं, ये लाइंस भी, ये सारे चीज़ें स्कल्पटिंग के थ्रू आई हैं इस पे। आइज़ में ये जो
पार्ट होते हैं, हमारा प्यूपिल जिसको कहते हैं, वो सारे चीज़ें टेक्सचरिंग के थ्रू आई है। यहाँ पे एक सिंपल सा अगर 3D मॉडल में हम इसे जब बनाते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा जस्ट एक बॉल होता है, हम बॉल को यहाँ पे मिरर करके दोनों साइड अप्लाई कर देते हैं। बट जब टेक्सचरिंग पार्ट में आते हैं तो फिर धीरे धीरे उस पर टेक्सचर चढ़ाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे फिर इसके दाढ़ी होंगे कि नहीं होंगे वो भी इसमें हम डिसाइड, सारी चीज़ें अब टेक्सचरिंग में आते हैं कि दाढ़ी होंगे कि नहीं होंगे, लिप्स का कलर कैसा होगा, फेशियल कलर लुक कैसा होगा, डार्क होगा, फेयर होगा, वगैरह वगैरह। बट इन 3D मॉडल जस्ट एक सिंपल सा शेप साइज बन जाता है कि हाँ इसी शेप एंड साइज में मेरे को आगे का फर्दर काम करना है। बाकी इसमें 3D मॉडल बनने के बाद उसके बाद स्कल्पटिंग प्रोसेस पे, जैसे ये ह्यूमन है तो इसमें ऑब्वियसली स्कल्पटिंग करेंगे हम लोग। तो पहले 3D मॉडल बनता है, फिर उस पर धीरे धीरे हम डिटेल करना शुरू करते हैं। फिर डिटेलिंग का काम जो होगा वो स्कल्पटिंग में होता है। स्कल्पटिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे जीब्रस हो गया, मडबॉक्स हो गया। बट बेसिकली लोग जीब्रस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ मडबॉक्स। तो जीब्रस पे जाते जाते, जैसे 3D मॉडल बेसिकली 3D मॉडलिंग में जो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होता है उस पर हम एक बेस ब्लॉकआउट बना लेते हैं किसी मॉडल का। अब एक ब्लॉकआउट क्रिएट हो गया हमारा, अब धीरे धीरे हम उसको रियल के साइड, रियलिटी के साइड लेते जाएं। अब आगे का प्रोसेस उस पे जाता है। तो फर्स्ट 3D मॉडल क्रिएट हुआ, अब उसको नेक्स्ट स्टेज है कि और थोड़ा सा अब उस पर नेक्स्ट लेवल डिटेल देना। तो डिटेल देने के लिए हम स्कल्पटिंग के पे गए। स्कल्पटिंग में कैसे स्कल्पटिंग होते हैं, जैसे ये एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया था, उसके बाद इसको जीब्रस या मडबॉक्स पे ला के इस तरह का डिटेलिंग किया गया। ये जो वेन्स इसके बॉडी पे दिख रहे हैं या यहाँ पे आपको मसल्स वगैरह दिख रहे हैं, ये सारे चीज़ें 3D मॉडल पे नहीं बनती, स्कल्पटिंग 3D स्कल्पटिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें ऐड की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी कैरेक्टर पे। तो ये बाल हो गया, बाल भी ऐड कर जाते हैं। फिर ये हॉर्न्स हो गए, डेविल हॉर्न्स। तो हॉर्न्स भी सिंपल से एक सिलेंडर, अगर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो सिंपल से सिर्फ एक सिलेंडर को हम हेड पे डाल देंगे, और जब स्कल्पटिंग प्रोसेस पे लाएंगे तो अब वो जो सिंपल सा सिलेंडर दिखने वाला सिलेंडर था, अब वो सिंपल सा सिलेंडर दिखने वाला सिलेंडर नहीं रहा। इंस्टेड अब उस पर हम और डिटेल करके उसको क्लोज टू रियलिस्टिक टूटा हुआ हॉर्न्स टाइप का क्रिएट करेंगे। तो वैसे यहाँ पे किया गया है कि टूटा हुआ हॉर्न दिखाने की कोशिश किया गया। तो उसमें दिखाया गया है कि बोन्स का अगर आप देखोगे तो हार्ड बोन्स होते हैं। अब उसमें डिटेल्स कैसे ऐड करें, तो कुछ ब्रशेस होते हैं हर स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर में, उन ब्रशेस के थ्रू इसमें थोड़ा रियल लुक देने का कोशिश किया गया। तो बेसिकली हम जिस पाइपलाइन से गुजरते हैं उस पाइपलाइन में हम पहले तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एक प्रॉपर मेरा लेआउट क्रिएट हो गया, मॉडल क्रिएट हो गया। अब धीरे धीरे हमें उसमें डिटेल डालते जाना है हर एक प्रोसेस में। जैसे कि एक मॉडल क्रिएट किए, अब स्कल्पटिंग में गए तो हम मेजॉरिटी ऑफ द काम स्कल्पटिंग प्रोसेस में कर लेते हैं। लाइक मॉडल 10% हो गया तो मेरा बाकी का 80% काम मेरा स्कल्पटिंग पे होता है। फिर अब स्कल्पटिंग से फिर टेक्सचरिंग पार्ट पे जाएंगे। टेक्सचरिंग पार्ट पे जाने से पहले यूवी एंड रैपिंग का काम होता है। अब जैसे मैंने ये पूरा मॉडल बना दिया, अब इसको डेसिमेट करके हम फिर से 3D सॉफ्टवेयर पे लाते हैं, और जो हमारा ये इस तरह का जो कैरेक्टर होता है इस पे हम रीटोपो करते हैं। रीटोपो करके ये जो हमारा प्रॉपर ये जो कैरेक्टर क्रिएट हुआ है इसका पॉली काउंट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आप कहीं भी एनिमेशन करने जाओगे या इसको कहीं भी सिर्फ रेंडर करने के लिए तो ठीक है, बट अगर आप इसमें एनिमेशन डालना चाहोगे, अगर आपका इसका प्यूपिल हिलाना चाहोगे या माउथ हिलाना चाहोगे तो एनिमेशन नहीं हो पाएगा इसमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके पॉली काउंट जितना ज़्यादा आप इसमें किसी कैरेक्टर में डिटेल डालोगे उतना ज़्यादा उसका पॉली काउंट बढ़ेगा। तो अब उसके लिए पहले तो डेसिमेट करते हैं हम किसी भी स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर पे जाके। डेसिमेट करने के बाद फिर हम 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पे लाते हैं उसको।
और रीटोपोलॉजी नाम की एक चीज़ होती है, वो मैं फर्दर वीडियो में बताऊंगा रीटोपोलॉजी क्या होता है। तो रीटोपोलॉजी के थ्रू उसका पॉली काउंट कम करते हैं। जैसे कि अगर स्कल्पटिंग में मैं बताऊं कि स्कल्पटिंग में कैसे वायर फ्रेम होते हैं, तो अब जैसे कि ये जो वेनम सीन है, इसको बनाने में लिटरली ये पूरे के पूरे चीज़ जीब्रस या मड बॉक्स में बनाई गई है। तो अब ये अगर एक सिंपल सा मेरे को एक इमेज के थ्रू देखना है, या फिर अगर ये सिर्फ एक स्कल्पचर है, इसमें कोई मूवमेंट मेरे को ऐड नहीं करना है, तब के लिए तो ये बिल्कुल ही सही है, तब के लिए इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कैरेक्टर में। बट जब अब इसका मैं अगर वायर फ्रेम देखने जाऊँ तो मोस्ट प्रोबेबली इसका वायर फ्रेम जो होगा बहुत हाई होगा। ठीक है, रीटोपोलॉजी करके इसके वायर फ्रेम को कम किया गया है यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो सिस्टम होता है वो एक पर्टिकुलर पॉली काउंट तक ही, बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो कुछ लिमिट तक ही अपने पॉली काउंट को मतलब वो कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद वो अपने पॉली काउंट, आपका जो कैरेक्टर है वो पॉली काउंट को एक्सीड करेगा तो आपका कंप्यूटर धीरे धीरे क्रैश होने लगता है, और फिर वो जो आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे वो क्रैश ही हो जाता है एक तरह से। तो या उसको तो अगर आपको बचा के रखना है तो या तो आप सेव करके रखो, हर 5 सेकंड पे सेव करो, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि पूरा सब कुछ स्कल्पटिंग में ही सारा एकदम रियलिज्म ऐड नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि जो आपका काम हो चुका है, मतलब जो आपको बेस एक स्ट्रक्चर देना था, स्कल्प्ट करना था, वो अगर आपने दे दिया है तो आप वहाँ से स्कल्प्ट कर लो, फिर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पे ले जाके उसका पॉली काउंट कम कर लो। जैसे कि इसका अभी भी इसका पॉली काउंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर्स तो शो नहीं करते हैं, बट कुछ 60,000 या 100K के अराउंड में इसके पॉली काउंट होंगे, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो अब इसका पॉली काउंट कम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस पर रीटोपोलॉजी करना पड़ेगा या रीमेस करना पड़ेगा। दो तरीके हैं। तो अगर रीटोपोलॉजी अगर आपको नहीं आता है तो जी रीमेस आप रीमेस कर सकते हो। और इसको तो रीमेस का काम क्या है कि वो जो आपका 3D सॉफ्टवेयर है वो खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है इसको किस तरह से कॉर्ड्स में बांटना है, कैसे क्या करना है। बट अगर आपको हम लोग को बेसिकली रीटोपोलॉजी पे फोकस करना चाहिए, जो खासकर जो बिगनर्स होते हैं स्कल्पटिंग के फील्ड में, उन्हें रीटोपोलॉजी पे मेनली फोकस करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें बेसिक्स पता चलते हैं कि अगर कोई मेरे पास इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आता है या फिर आप इस तरह का कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो उस पर कैसे कैसे करके आप एक परफेक्ट टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हो। अभी जैसे कि आप धीरे धीरे इस फील्ड में रीटोपोलॉजी के फील्ड में एक्सपीरियंस होते जाओगे, वैसे वैसे आप धीरे धीरे अपना रीटोपोलॉजी वाला प्रोसेस अगर कम कर दो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे अगर आप कम कर दो और मतलब रीमेस करना शुरू कर दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि टोपोलॉजी कैसे काम करता है, टोपोलॉजी कैसे होना चाहिए तो सही होता है। बट अगर आप पहले से स्टार्टिंग से अगर रीमेस का ही फोकस करोगे कि मैंने स्क्रप्टिंग कर दिया, अब रीमेस करके इसका पॉलीकाउंट कम कर दूंगा, तो फिर आपको प्रॉपर टोपोलॉजी के बारे में पता नहीं चलेगा कि मतलब एक कैरेक्टर को बनाने में या किसी भी चीज़ को बनाने के में टोपोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर को बनाने में मेन टोपोलॉजी, उसका जो टोपोलॉजी होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे इस कैरेक्टर में प्योरली साफ साफ दिख रहा है कि इस कैरेक्टर को रीमेस किया गया है, इस कैरेक्टर पे टोपोलॉजी यूज नहीं किया गया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर ये प्रॉपरली रीटोपोल किया होता ना, तो यहाँ पे कहीं भी मेरे को ट्रायंगल्स या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। इस तरह का शेप, अगर इस तरह का ट्रायंगल्स के बाद कॉर्ड स्टार्ट होना या फिर ऐसा कॉर्ड्स का शेप होना, ये देखने को नहीं मिलता।
और अगर ये हाँ, यहाँ पे जैसे मैं दिखाऊं कि एक लाइन है, उससे दो एज क्रिएट हुए, तो एक पूरा ट्रायंगल क्रिएट हो गया, देन पूरा स्क्वायर वो बन रहा है, फिर ऐसे। तो ये रीमेश का काम है, रीमेश ऐसे करता है। बट जब आप रीटोपोलॉजी करते हो तो उस टाइम डिफरेंट हो जाता है, आप खुद से एक पूरा क्वाड या ट्रायंगल क्रिएट करते हो। तो वैसे में जो यहाँ पे फाइन दिख रहा है कि एक ट्रायंगल इधर बना हुआ है, एक ट्रायंगल इधर इस साइड से बना हुआ है, तो वैसा कुछ नहीं। आपने क्वाड से स्टार्ट किया है तो एक जगह देख सकता है कि हाँ यहाँ पे ट्रायंगल्स है, बट बाकी जगह तो कॉर्ड्स होंगे, जहाँ कहीं भी आप देखोगे कॉर्ड्स होंगे। बट जो हमारा रीमेसर होता है वो कॉर्ड्स एंड ट्राइज, जहाँ वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि कॉर्ड्स एंड ट्रायंगल्स को कहाँ बैठाना है। तो बेसिकली अगर आप स्कल्पटिंग में स्टार्ट करना चाहते हो तो आप फिलहाल तो स्कल्पटिंग स्टार्ट करो, एक हेड बनाओ या फिर कुछ ऐसा बनाओ जो स्कल्पटिंग पे हो। उसके बाद उसका पॉली काउंट कम करना है ना, तो मैं स्टार्टिंग में सजेस्ट नहीं करूँगा, कम से कम 2 साल तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप रीमेस मॉडिफायर या रीमेस को यूज़ करो। स्टार्टिंग में आप रीटोपोलॉजी सीखो 2 साल। अगर आप रीटोपोलॉजी में मास्टर हो जाते हो ना, तब आप धीरे धीरे अपना टाइम बचाने के लिए जी रीमेसर या रीमेस यूज़ कर सकते हो, अपना टाइम बचाने के लिए। क्योंकि एक टाइम आता है आपके फ्यूचर में, जब आप अपने डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, तो एक टाइम आता है जब आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि खुद से बैठ के पूरा का पूरा टोपोलॉजी पे काम करो। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि मतलब जल्दीबाजी में काम निपटाने के लिए बस हम कर देते हैं रीमेश, और उसको टेक्सचरिंग भी करना रहता है, इतना कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स देने रहते हैं कि हमें टोपोलॉजी से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस एक वो चीज़ चाहिए जो हम चाहते हैं। तो और जब आप स्टार्टिंग में सीखते हो उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप वो बेसिक सीखो, उस चीज़ के बेसिक्स के बारे में जानो कि वो बेसिकली काम कैसे करता है। जब तक आप साइकिल चलाना नहीं सीखोगे तब तक आप बाइक चलाने नहीं जानोगे। ये एक मैं एक्सप्लेन कर पाया तो है प्रोसेस ऐसे ही। तो पहले साइकिल चलाना सीखो, टोपोलॉजी बनाना सीखो कि एक कैरेक्टर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं। जीब्रस पे स्कल्पटिंग कर लिए, अब उसको 3D मॉडल में ले जाके उसको स्कल्प्ट को रीटोपो कैसे करेंगे, वो पहले सीखो कि वो कैसे करते हैं। उसके बाद फिर जब आप फ्यूचर में 1-2 साल के बाद जब आप रीटोपोलॉजी वगैरह में मास्टर कर जाओ, एक अचीवमेंट हासिल कर लो, उसके बाद आप जी रीमेसर वगैरह यूज़ करके आप अपना टाइम बचा के अपने प्रोजेक्ट्स पे आसानी से जल्दी जल्दी में काम कर सकते हो। तो आपको एक बेसिक नॉलेज रहेगा कि हाँ एक टोपोलॉजी कैसा होता है किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट को बनाने में, टोपोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस होता है। ये इनऑर्गेनिक मॉडलिंग और ऑर्गेनिक मॉडलिंग दोनों में मैटर करता है टोपोलॉजी। तो हम थे स्कल्पटिंग में, स्कल्पटिंग करके हम 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में लाते हैं ताकि उसका पॉली काउंट कम कर सके। तो उससे पहले डायरेक्टली हम स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर से 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेंगे तो हो सकता है कि हम जब डायरेक्टली एक OBJ फाइल जब ट्रांसफ़र करें 3D सॉफ्टवेयर में, तो जैसे ही हम इंपोर्ट करें अपना OBJ फाइल वो क्रैश कर जाए, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पहले जिस भी सॉफ्टवेयर में, जैसे मैं सब्सटेंस मतलब मैं जीब्रस का ही बार बार नाम लूँगा स्कल्पटिंग में, मडबॉक्स का नहीं लूँगा क्योंकि मैं अभी मडबॉक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं मडबॉक्स भी यूज़ कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो मैं अभी जीब्रस का पहले आपको बताऊँगा कि जीब्रस पे बेसिकली आप डेसिमेट का उसमें ऑप्शन होता है, डेसिमेट करके उसका पॉली काउंट को कम कर लो, एटलीस्ट 100K पे आप उसको डेसिमेट करो। और जब वो डेसिमेट हो जाए तब उसका OBJ फाइल एक्सपोर्ट करो, और एक्सपोर्ट करके 3D सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करो, तब आपका सिस्टम क्रैश नहीं करेगा। ऐसे अगर आप डायरेक्टली आपने ये प्रॉपर एक कैरेक्टर स्कल्प्ट कर दिया और डायरेक्टली आप OBJ फाइल एक्सपोर्ट करके 3D सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर दिए, तो मेजॉरिटी 99.9% चांस है कि आपका 3D सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैश कर जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही।
आप सोचोगे कि क्या हो रहा है, मतलब मैं सही तो कर रहा हूँ बट नहीं वो क्रैश क्यों कर रहा है। तो बेसिक रीज़न यही है कि एक लिमिट तक ही कोई भी 3D सॉफ्टवेयर है, आपका खुद का जो पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप है, वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक का ही हैवी चीज़ को का लोड ले सकता है। उससे ज़्यादा का अगर वो लिमिट ले गया तो वो क्रैश कर देगा किसी भी सॉफ्टवेयर को। बात आता है डेसिमेट का। डेसिमेट के लिए हम क्या करते हैं, ज़ीब्रस पे एक ऑप्शन आता है, मैं यहीं पे आपको गूगल पे दिखा देता हूँ। डेसिमेट हम करते हैं क्या है, कैसे हैं, जैसे कि एक मेरा हो गया ये कैरेक्टर, अगर मैं दिखाऊं, हाँ डेसिमेट और जी रिमेस में डिफरेंस मेरे को बताना है। ये भी मैं आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं सारे चीज़ों का बेसिक्स बता रहा हूँ। तो मैं फ़िलहाल बताऊंगा कि डेसिमेट कोई भी फाइल आप जब स्कल्प्ट करते हो, जैसे ये एक कैरेक्टर हो गया, इसको डेसिमेट करने के बाद इसका जहाँ जहाँ पे किसी भी एरिया पे खास फोकस है, जहाँ पे आपने जिस एरिया पे आईब्रोज पे ज़्यादा काम किया है या शेड यहाँ पे चिन्ह बनाने में ज़्यादा काम किया है, उस पार्ट्स को वो डेसिमेट क्या करता है कि उस पर्टिकुलर पार्ट को पे वो फोकस करके उस जगह पे एक्स्ट्रा डेसिमेट रखेगा, और बाकी जहाँ जहाँ पे सिंपल प्लेन उसको एरिया दिख रहा है वहाँ पे वो कम फोकस करके डेसिमेट करता है। तो डेसिमेट ऐसे करते हैं, डेसिमेट करके तब हम ओबीजे फाइल को अगर किसी भी ब्लेंडर फाइल या माया पे ले जाएंगे तब वो क्रैश नहीं करेगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से अनरैपिंग अनरैपिंग अब अनरैपिंग क्या होता है, अब जैसे आपका ये जो कैरेक्टर था, अब इसे मैंने इंपोर्ट कर लिया अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अनरैपिंग करते हैं इसका। तो सीम्स लगाना, सीम्स कुछ इस तरह से लगाते हैं, जैसे आपका ये कैरेक्टर हो गया, ये कैरेक्टर है मेरा। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, हम इस पे अलग अलग जगह पे सीम्स लगाएंगे। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, सीम्स बेसिकली होते क्या हैं, जैसे कि ये एक लेदर का बैग है, ठीक है। अब इसे मेरे को इस पे सीम्स क्या होते हैं, मतलब इसमें अगर सीम्स लगाने हैं तो मैं कैसे लगाऊंगा। आप फिजिकली भी देख सकते हो, किसी एक बैग को अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें देखते हो कि ये इस तरह के कुछ सीम्स बनते हैं जिनको स्टिचेस बोले जाते हैं बेसिकली। तो जब आप इसको स्टिच करते हो तो आपका एक प्रॉपर ये बैग बैग क्रिएट होता है इस तरह का कुछ। यहाँ भी देखो आप इस साइड, सॉरी इस साइड यहाँ पे और इस साइड यहाँ पे, इन दो पार्ट्स को अगर आप स्टिच कर देते हो तो ये पूरा एक बैग क्रिएट हो जाता है। बट अगर मैं इस स्टिच को ओपन कर देता हूँ तो ये सिंपल सा जस्ट एक लेदर का कपड़ा होता है, ठीक है। बट जब स्टिच करने का बारी आता है और जब स्टिच करते हैं तो ये पूरा प्रॉपरली एक बैग का शेप ले लेता है। तो ये मेरा बैग बन गया। तो वैसे ही हमारा 3D मॉडल होता है। 3D मॉडल भी सेम उसी तरह का है, जैसे कि मेरा हाथ है, मेरे हाथ का ये वाला पार्ट है बेसिकली। अभी मैं फ़िलहाल ये वाला पार्ट को लेके चलता हूँ। अब इसमें मेरे को सिंपल सा क्या करना है कि अलग अलग सीम्स में काटना है। ये सीम हो गया, इसको मैं अलग यहाँ से काटूंगा, फिर यहाँ से इसको इतना तक का काटूंगा, ऐसे ऐसे करके पांच हिस्से में काटूंगा। बेसिकली करना क्या होता है यूवी अनरैपिंग में, 3D मॉडल को एक 2D जो हमारा ये स्क्वायर ग्रिड होता है उसमें हमें प्रॉपरली बिना स्ट्रेच किए हुए उसे डालना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ये हैंड है, ठीक है। अब इसे मैं अगर कट करूंगा स्ट्रेट, ऐसे करके कट करूंगा, ऐसे करके, तो ये दो हिस्से में बन जाएगा, ऐसे करके बन जाएगा। ये वाला अगर एग्जांपल देख रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा काटने का प्रोसेस क्या है। यहाँ से ये मेरा हाथ का दोनों साइड है, ठीक है। अब इसे मैं अगर एक साइड से ऐसे करके हाफ करूंगा, प्रॉपर एक साइड से ऐसे करके इसमें सीम्स लगाया मैंने, तो कुछ इस तरह का इफेक्ट ये क्रिएट करता है। अब इसमें मैंने जैसे ये यहाँ से मैंने काटा था, अब इस पार्ट को भी मैं अगर काट के हटा दूँ तो ये पूरे अलग अलग हिस्से में बढ़ जाएंगे।
ऐसा कुछ होता है। अब वही फेस के साथ होता है, हमारा फेस पे हम अगर हमको सीन लगाना है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से फेस पे यहाँ से और पूरा पीछे तक का हम काट देते हैं, सीम लगा देते हैं। तो जो जो फेस का जो पार्ट होगा वो 2D प्लेन पे कैसा दिखेगा, वो इस तरह का कुछ दिखेगा, इस तरह का इफेक्ट, ऐसा कुछ टोपोलॉजी में दिखेगा हमें। तो बेसिकली यूवी अनरैपिंग में हम क्या करते हैं कि हमें बस एक मैपिंग एक चाहिए होता है कि हम किसी तरह से इसको ऐसा कुछ ग्रिड, हमें ग्रिड स्ट्रेच नहीं, हमारा ग्रिड स्ट्रेच ना हो उसके लिए कुछ, तो यूवी हमारा स्ट्रेच ना हो तो उसके लिए हम इसे अनरैप करते हैं ताकि ये प्रॉपरली कहीं भी स्ट्रेचिंग वगैरह हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर कहीं भी इसका ये जो ग्रिड है वो स्ट्रेच ना करे, कहीं भी किसी भी पार्ट पे स्ट्रेच ना करे। वो मैं आपको कभी फ्यूचर के जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे मेरे, उसमें मैं बताऊंगा यूवी स्ट्रेचिंग कैसे होते हैं, उसको फिक्स कैसे किया जाए। तो बेसिकली जो हमारे यूवीज होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे सही ये जो चेकर पैटर्न्स होते हैं, चेकर पैटर्न्स कहीं कहीं पे सही से स्क्वायर बना रहे हैं, कहीं कहीं पे अच्छा बहुत सा ज़्यादा खींचा हुआ एकदम वो चेकर पैटर्न बन जा रहा है, तो उसको फिक्स करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें यूवी में आते हैं। जब वो फिक्स कर लेते हैं हम यूवी मैपिंग में, तब जाके हम उसे टेक्सचरिंग के लिए रेडी कह सकते हैं कि अब ये टेक्सचरिंग के लिए रेडी है। तो अब टेक्सचरिंग में क्या होता है कि जब आपका प्रॉपर ये अनरैपिंग हो गया, उसके बाद आपको फिर से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपका जो जीब्रस फाइल था उसी को आप सीधा अब टेक्सचरिंग के लिए ले गए, ऐसा ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो जो आपने फाइल है वो अनरैप्ड फाइल नहीं है। अनरैप्ड फाइल आपका ये है जो जिस पे अभी हमने काम किया है। तो यहाँ से जो एक्सपोर्ट आप करोगे फाइल OBJ या FBX या GLB, जिस फॉर्मेट में भी, यहाँ से जो भी फाइल एक्सपोर्ट करोगे, इस फाइल में याद रखना कि इस फाइल में आपका अनरैप्ड फाइल है। तो इसे फिर मैं सबस्टांस पेंटर या किसी भी टेक्सचरिंग सॉफ्टवेयर पे ले जाके बेक करूँगा, बेक करके फिर टेक्सचर वगैरह चढ़ाना, ये सारे बाद के बात है। अब टेक्सचरिंग में मैं अगर आ जाऊँ तो कुछ इस तरह का मेजॉरिटी मैंने एक जैसे शेप दे दिया या कुछ दे दिया मैंने स्कल्पटिंग के थ्रू, और पॉली काउंट कम करके मैंने 3D मॉडल पे काम करके अनरैप करके पूरा लेते आया। अब लास्ट का पार्ट होता है मेरा, जैसे मैंने अब काम कर लिया, एक 3D मॉडल बनाना था, एक ब्लॉकआउट करना था किसी भी कैरेक्टर का, वो मैंने कर लिया। ब्लॉकआउट मतलब, ब्लॉकआउट अगर मैं बोलूँ तो सिंपल सा आप ऐसा समझिए कि कोई भी जैसे कैरेक्टर है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, उसमें क्या होता है, एक सिंपल सा हेड होता है, तो उसके जगह हेड की जगह एक स्फीयर रखे, फिर बॉडी होता है, बॉडी की जगह एक पूरा क्यूब रखे, क्यूब को फिर सब डिवाइड करेंगे और वो शेप दे देंगे बॉडी का। तो वो फिर हैंड के लिए सिलेंडर डाल देंगे तीन चार जगह, फिर वो एक हैंड का क्रिएट कर लेगा, लेग्स के साथ भी सेम है। तो वो कहते हैं ब्लॉकआउट। अब उसके बाद वो जो ब्लॉकआउट हो गया उसको स्कल्पटिंग पे ले जाके फिर धीरे धीरे उसे इंसानी रूप देना शुरू करते हैं। बेसिक स्कल्पटिंग वहाँ से शुरू होता है, जब आप किसी ब्लॉकआउट के स्कल्पटिंग में ले जाके उस पर ह्यूमन फेस या वैसा कुछ देना आप शुरू करते हो, तब आपका मेन जो जीब्रस या स्कल्पटिंग काम होता है वो वहाँ से शुरू होता है। फिर उसको आप डेसिमेट करके 3D सॉफ्टवेयर में लाए पॉली काउंट कम करने के लिए। जब पॉली काउंट कम हो गया उसके बाद आप अनरैप करना शुरू किए उसको। अनरैप किए क्योंकि हमारे जो यूवीज थे वो स्ट्रेच हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो उसे यूवीज स्ट्रेच ना हो इसलिए प्रॉपर हम यूवी को अलाइन करते हैं 3D सॉफ्टवेयर में, और फिर ले जाते हैं हम टेक्सचरिंग के लिए। जब यूवी सब कुछ सेट हो जाता है तो एक्सपोर्ट करते हैं, देन टेक्सचरिंग के लिए आगे फॉरवर्ड करते हैं। जब टेक्सचरिंग के लिए आगे फॉरवर्ड करते हैं तो कुछ इस तरह का टेक्सचरिंग होता है। मैं स्केच फैब ओपन कर लूँ जिससे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। स्केच फैब एक ऐसा वेबसाइट है जिस पे आप किसी भी मॉडल को 360 डिग्री व्यू में आप चेक कर सकते हो कि मतलब उस मॉडल को बनाने में कितना पॉली काउंट यूज़ किया गया है या क्या क्या मटेरियल्स उस पर यूज़ किए गए हैं। तो सिंपल कोई भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरा खुद का ही कुछ मॉडल्स है जो स्केच फैब पे है, तो मैं अपनी मॉडल दिखाऊँ क्योंकि किसी और के दिखाने में हो सकता है कि कुछ इश्यूज आ जाए। जैसे मेरा ये मॉडल हो गया, नाइफ का मॉडल है, तो इसे मैं अगर दिखाऊं तो बेसिकली इसमें मैंने किया क्या था
कि सिंपल सा पहले तो मैंने एक सिम नाइफ का, मैं लेयर वाइज दिखाता हूँ, वायर फ्रेम। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं किया है, मतलब ये जस्ट एक सिंपल सा नाइफ का मॉडल था। ये नाइफ का मॉडल था, इसमें मैंने बस कुछ रेफरेंस हंटिंग नाइफ करके मैंने गूगल पे सर्च किया था, हंटिंग नाइफ इमेजेस करके गूगल पे सर्च किया और कुछ रेफरेंस इमेज गैदर किए थे, तो और उस हिसाब से मैंने नाइफ को क्रिएट किया। तो नाइफ का ये ब्लेड पार्ट हो गया, ये उसका ग्रिपिंग पार्ट ये हैंडल पार्ट हो गया, और ये जो बीच वाले पार्ट होते हैं वो, और यहाँ पे जो हंटिंग नाइफ में जो लेदर का एक पार्ट होता है जिसको ग्रिप के लिए यूज़ किया जाता है, वो ये पार्ट हो गया। सब कुछ सिंपल है, इस पे कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अब इसे मैंने क्या किया था, ये अगर मेरा ब्लॉकआउट क्रिएट हो गया, अब इसे मैंने सीधा स्कल्पटिंग के लिए आगे फॉरवर्ड किया। तो स्कल्पटिंग के लिए जब मैं ले गया, तो स्कल्पटिंग में मैंने क्या क्या ऐड किया। स्कल्पटिंग में मैं आपको अगर दिख रहा होगा लाइट्स के थ्रू, तो यहाँ पे कुछ गड्ढा टाइप का आपको लग रहा होगा, इसमें कुछ गड्ढा टाइप का इफेक्ट है, गड्ढा टाइप का है। फिर चाकू का कट है साइड साइड से छोटा बड़ा, फिर कुछ कुछ डिज़ाइंस हैं इसमें, वो सारे कुछ स्कल्पटिंग के थ्रू ऐड किए गए हैं। कुछ भी 3D मॉडल में ऐड नहीं किया गया था 3D सॉफ्टवेयर पे, वो सारे स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर पे ऐड किए गए। अब जैसे ये स्टिच हो गया, स्टिच के बाद लेदर पे थोड़ा सा कर्वीनेस का मैंने वाइब देने का ट्राई किया था, और वो एक्चुअली स्कल्पटिंग के थ्रू हुआ। अब यहाँ पे इस वाले लेदर पे आ जाते हैं। ये वाला लेदर हो गया मेरा पूरा वाइल्ड लेदर, जिसपे बहुत जंगल नाइफ के लिए जिस लेदर को यूज़ किया जाता है, जंगली जानवर को काट के जो लेदर, एक लेदर का बनाया जाता है ताकि उस पर अपना नाइफ रख सकें, तो वैसा कुछ इफेक्ट करने का मैंने ट्राई किया था। बेसिकली ये 3D मॉडल था, ये जस्ट एक 3D मॉडल था। उस पर जीब्रस के थ्रू मैं क्या काम किया हूँ बस वो मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया, ये जीब्रस का पार्ट है। ये मैंने जो आपको देख रहा होगा स्टिच वाला जो पार्ट है, ये जीब्रस पे बना हुआ है। ये लाइन पहले तो मैंने एक डैम स्टैंडर्ड नाम का ब्रश होता है जीब्रस पे, उसके थ्रू मैंने ये लाइंस क्रिएट किए पूरा गड्ढा टाइप का, ताकि उसके ऊपर मैं स्टिच ऐड कर सकूं, जिससे लगे कि हाँ एक्चुअली उस पार्ट पे स्टिच किया गया। फिर कुछ अल्फ़ा मैप्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप इस तरह का कुछ लेदर का फील दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप बहुत गड्ढा गड्ढा टाइप का, और लग रहा है कि बहुत हार्ड लेदर है। तो और इस पे भी मैंने हल्के फुल्के कट्स डाले अपने हिसाब से। उस टाइम पे मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं था मतलब स्कल्पटिंग का, तो जो भी बन पाया मैंने किया। यहाँ पे हल्का आप लेदर पे कट्स देख रहे हो, तो ये भी जीब्रस के थ्रू बनाया गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इस सेम फाइल को, जीब्रस फाइल को था एक्सपोर्ट, ओबीजे में एक्सपोर्ट किया, और फिर मैंने ब्लेंडर पे लाया। ब्लेंडर पे लाने के बाद मैंने इसे प्रॉपरली अनरैप किया। अगर अनरैप का इसमें ऑप्शन हो, यूवी चेकर, हाँ ये यूवी चेकर हमेशा स्ट्रेट होने चाहिए, तब इसे प्रॉपर अनरैप बोलते हैं। तो अगर मैं इसमें दिखाऊं, यहाँ पे मेरे कहीं भी आप देख रहे होगे तो कहीं भी यूवी में स्ट्रेचेस नहीं होंगे, मेरे जो भी हैं स्ट्रेट हैं। चेकर को देखिए, तो ये प्रॉपर यहाँ पे सीम्स डाले थे मैंने। ये यहाँ पे एक्चुअली दिख रहा है कि यहाँ पे सीम डाला हुआ है। सीम डालना यानी कि वो पूरा कट कर देता है उस पार्ट पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सीम डाला था, ये जो रेड पार्ट और ब्लू पार्ट के बीच में जहाँ पे मेजर डिफरेंस दिख रहा है रेड और ब्लू का, वो है वहाँ पे एक्चुअली एक सीम डाला हुआ है। तो इसके प्रॉपर इसके अंदर तक मैंने ये किया था। यहाँ पे हो सकता है आपको हल्का फुल्का स्ट्रेच देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे ठीक से अनरैप अच्छा हो गया है। ठीक है, मेरे को लगा था कि प्रॉपर अनरैप नहीं होगा, बट ठीक है यहाँ पे अनरैप हुआ है। यहाँ पे भी, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेरा प्रॉपर अनरैप नहीं हुआ है। इस पार्ट पे देख सकते हैं मेरा जो इमेज में जो अनरैपिंग है ठीक से नहीं। बाकी अगर जगह अगर देखें तो
ग्रिड एकदम स्ट्रेट है, कहीं भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। बट इस बटन पार्ट पे अगर देखें तो हल्का सा टेढ़ा लाइन आपको दिख रहा होगा अलग अलग साइड से। दैट मीन्स कि यहाँ पे यूवी प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ पे मेरे से गलती हुई है, ये मैं अब तो फिक्स नहीं कर सकता क्योंकि ये अब अपलोड हो गया। बट ऐसे ही चीज़ों का मैं बता रहा था कि इस तरह का जब चेकर पैटर्न में इस तरह का इशू आता है ना, जब आपका ऑब्जेक्ट में लाइंस टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसको हमें फिक्स करना होता है और फिक्स करके कुछ इस तरह का स्ट्रेट ये क्रिएट करना होता है। अब आप स्ट्रेट स्ट्रेट अनरैप करना पड़ता है। आप बोलोगे कि ये वाला पार्ट में भी हल्का टेढ़ा लग रहा है, यहाँ पे लाइंस टेढ़ा लग रहा है। वो टेढ़ा इसीलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ये बेंड है। अब मैं वायर फ्रेम मोड में दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बेंड किया था मैंने, यहाँ पे एजेस को थोड़ा सा आपका उठा हुआ लग रहा होगा ऐसे, तो इसीलिए वहाँ पे अनरैपिंग में आपको दिख रहा है कि वह वो यूवी चेकर पैटर्न में आपको दिख रहा है कि टेढ़ा है, बट वो एक्चुअली टेढ़ा नहीं है, वो स्ट्रेट है। बस अगर आप साइड से देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ वहाँ पे कर्व, एक शार्प कर्व दिया है मैंने लेदर के फील देने के लिए, तो इसलिए वहाँ पे वो दिख रहा है कर्व। बट यहाँ पे मैं प्रॉपरली बोल सकता हूँ यहाँ पे यूवी का गड़बड़ी हुआ है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर ठीक से यहाँ पे यूवी पे काम नहीं किया है। तो यूवी पे ठीक से काम नहीं करने से यहाँ पे तो फिर भी चल गया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ काम नहीं करना था, तो इसलिए चल गया। यहाँ पे सिर्फ एक नट पे टेक्सचर करना था, तो इसलिए यहाँ पे चल गया। बट अगर यही पार्ट यही प्रॉब्लम जो मैं यहाँ किया हूँ वो अगर इस पार्ट में होता ना तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता, या कहीं भी मेजर पार्ट पे जो शो करना उस पर क्रिएट करता तो बहुत दिक्कत हो जाता। तो जब आपका सब कुछ अनरैपिंग वगैरह हो जाए उसके बाद टेक्सचरिंग के लिए हम सब्सटेंस पेंटर को यूज़ करते हैं। तो टेक्सचरिंग के लिए अब जो भी 20% काम बचा 3D का वो टेक्सचरिंग पे आ जाएगा। 20 नहीं, सॉरी, हाँ 20% काम अब टेक्सचरिंग पे है और बाकी जो बचे 20% वो लाइटिंग एंड रेंडरिंग में चल जाएंगे। तो लाइटिंग एंड रेंडरिंग में बेसिकली पहले तो मैं टेक्सचरिंग बता दूं। टेक्सचरिंग में आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा पहले तो कि आप बना क्या रहे हो, उसका पहले आप 15-20 रेफरेंस इमेज कलेक्ट कर लो कि कौन से कंडीशन पे वो आप जो पर्टिकुलर चीज़ बना रहे हो वो कैसा दिखता है। तो मेरा जो बेस एम रहता है कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले, तो मैं चाहता हूँ कि वो गेम के लिए बनाऊँ, मैं किसी भी गेम का प्रॉपर है वो। मैं रियल नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ कार्टूनी नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं गेम के लिए बनाना चाहता हूँ। तो ये नाइफ भी अगर मैं बनाया हूँ तो एक गेम के लिए बनाया हूँ। तो बेसिकली ये एक गेम, मैं जब भी किसी चीज़ को बनाता हूँ तो ये देखता हूँ कि गेम के हिसाब से वो कैसा दिखेगा। अगर किसी गेम के कैरेक्टर के हाथ में अगर ये वेपन हो तब। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्लूइश लाइट ब्लू टिंट दिया है इसमें, ताकि वो शार्प जो नाइफ का जो शार्प पार्ट होता है उस पर थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट पड़े, तो इसलिए वो लाइट ब्लू इफेक्ट दिया है मैंने। और जहाँ पे ज़्यादा मतलब फोकस नहीं पड़ता है हमारा लाइट का, वहाँ पे डार्क पार्ट कर दिया है मैंने, उसे डार्क स्टील का पार्ट दिया है। और उस पर मैंने ट्राई किया है कि वो एज नॉर्मल एज जितना नॉर्मल रह सके वो उतना नॉर्मल रहे। और जो ब्लेड वाला जो शार्प एज है वहाँ पे वो लाइट को एक रिफ्लेक्शन वगैरह ध्यान में रख के मैंने ट्राई किया है कि उस पार्ट पे ज़्यादा लाइट पड़े और वो शार्प खुद को दिखाए। तो इसीलिए ये पार्ट पे मैंने लाइट इफेक्ट यूज़ किया है, तो लाइट ब्लू कलर यूज़ किया है। यहाँ पे डार्क कलर चलता है क्योंकि एक्चुअली नाइफ को अगर हम देखें तो ग्रे, मेटालिक ग्रे होता है। यहाँ पे मेरे को मेन शो करना था कि ये पार्ट लाइटिश है और शार्प है। और बाकी मेरे को एक प्रॉपर टूटा फूटा मेटालिक नाइफ बनाना था, हंटिंग नाइफ, जो कि
मेटल से बना हो और हल्का फुल्का पत्थर का इफेक्ट आया उस पे से, तो वैसा कुछ मेरा कॉन्सेप्ट था। तो और ये लेदर का, तो लेदर पे मैंने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं किया है, बस हाँ स्टिच पे ध्यान दिया है। स्टिच के पीछे जो एक स्ट्रेट लाइंस वगैरह क्रिएट हुए हैं उस पे मैंने ध्यान दिया है कि वहाँ पे लगे कि हाँ वहाँ पे स्टिच किया गया है हाथों से। तो मेरा बेस मॉडल यही है। इसके बाद आता है लाइटिंग। लाइटिंग के लिए बेसिकली हम दो तरीके से कर सकते हैं लाइटिंग को। पहला तरीका हो गया कि आप मैनुअली लाइटिंग करो, लाइक 3 पॉइंट लाइटिंग के बारे में अगर आप पढ़ोगे, मैं 3 पॉइंट लाइटिंग पे भी वीडियो बनाऊंगा कि 3 पॉइंट लाइटिंग क्या होता है। तो 3 पॉइंट लाइटिंग के बारे में, 3 पॉइंट लाइटिंग के थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट डाल सकते हो। या फिर दूसरा तरीका होता है कि अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो HDRI नाम का एक इन्वायरमेंट होता है, वो आप अपने ऑब्जेक्ट के मतलब आपका जो 3D सॉफ्टवेयर है उसके उसमें कुछ सेटिंग्स होते हैं जिसके थ्रू आप HDRI इमेज डालोगे। तो HDRI इमेज जो होंगे उसमें जो लाइट होंगे, जो भी जैसे कोई भी इमेज है उसमें लाइट है जो भी पीछे का, वो आर्टिफिशियली उस पे आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आएगा और वहाँ से वो प्रॉपरली शो करेगा। मतलब आपको मैनुअली लाइट प्लेस करने का ज़रूरत नहीं है, वो आर्टिफिशियल लाइट्स आपके ऑब्जेक्ट पे खुद ब खुद रिफ्लेक्ट वगैरह जैसे भी करने होंगे करेंगे। तो इन स्टार्टिंग आप कुछ भी करो तो सब कुछ मैनुअली स्टार्टिंग करो। जैसे लाइटिंग भी अगर आप करते हो ना तो 3 पॉइंट लाइटिंग या लाइटिंग के कुछ कुछ और भी ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे, आप देखो कैसे होते हैं लाइटिंग और खुद से लाइटिंग प्रैक्टिस करो स्टार्टिंग में। और जब आप 3-4 साल 1 साल बेसिकली साल दो, मतलब 6-7 महीना आप दो किसी भी चीज़ को मैनुअली करने के लिए। जब आप उस चीज़ को समझ जाओ कि उस चीज़ का बेसिक्स क्या है, लाइटिंग या स्कल्पटिंग का बेसिक क्या है, तब आप धीरे धीरे करके उसको किस हिसाब से कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं उस पर फोकस करो। फिलहाल जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैनुअली स्टार्ट करो। फिर आपका जब उस चीज़ में हाथ बैठ जाता है कि हाँ आपको पता है 3 पॉइंट लाइटिंग कैसा होता है, पर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के लाइटिंग वगैरह पे फोकस करो, तो आप फिर HDRI के थ्रू काम कर सकते हो। तो स्टार्टिंग के लिए ये बेस्ट है कि आप मैनुअली सीखो, थोड़ा टाइम दो कि आप जो कुछ भी सीख रहे हो 6 महीना 7 महीना 8 महीना जितना टाइम लगे लगने दो, बट आप सीखो कि मतलब एक परफेक्ट परफेक्ट काम कैसे करते हैं, चाहे लाइटिंग में हो, स्कल्पटिंग में हो, 3D मॉडलिंग में हो, काम को कैसे मैनुअली कैसे करते हैं और परफेक्ट मैनुअली और परफेक्ट टोपोलॉजी के साथ या परफेक्ट लाइटिंग के साथ कैसे खेलते हैं, या रिमेस के साथ कैसे खेलते हैं मैनुअली। फिर जब आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओ, आपको पता है फंडामेंटल्स की क्या है, मतलब कैसे काम करता है ये, तो आप धीरे धीरे अब आप अपना स्पीड बढ़ाने के लिए HDRI पे शिफ्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिक चीज़ों पे शिफ्ट कर सकते हो धीरे धीरे। जब आपको मैनुअल का पता है कि मैनुअल कैसे काम करता है, मैनुअल पे आप काम कर चुके हैं 3-4 महीना, तो अब अपना टाइम बचाने के लिए, टाइम और प्रोजेक्ट का क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ाने के लिए आप शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। तो आज के वीडियो में यही था कि मतलब चीज़ें क्या 5-6 चीज़ें हैं जो बेसिकली 3D में यूज़ होती है। मैं फिर से बता दूं, 3D में 5-6 चीज़ें बेसिकली यूज़ होती है। पहला तो 3D मॉडलिंग, 3D स्कल्पटिंग, UV अनरैपिंग, UV टेक्सचरिंग या UV टेक्सचरिंग बोलें या टेक्सचरिंग बोलें, जो भी, लाइटिंग एंड रेंडरिंग, ये 6 चीज़ें यूज़ होती है। जिसमें से 3D मॉडलिंग में हम बेसिकली एक लेआउट क्रिएट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का कि हाँ मेरा जो कॉन्सेप्ट है कुछ इस तरह का है। फिर स्कल्पटिंग के थ्रू या आपका अगर आप स्कल्पटिंग नहीं करना चाहते हो तो मॉडल में ही और परफेक्शन लाने का ट्राई करो इसी के थ्रू। या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपका एक बेस चीज़ क्रिएट हो गया, अब उसको स्कल्पटिंग के थ्रू उसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करना है, तो आप उस पर स्कल्पटिंग के थ्रू एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करोगे। फिर अब उस पर अनरैपिंग करेंगे हम, क्योंकि मतलब अब आपका डिटेल्स तो आ गया है, बट जब आप आगे टेक्सचरिंग में ले जाओगे
तो वो टेक्सचरिंग के टाइम पे प्रॉब्लम ना करे, इसलिए पहले अनरैपिंग कर लेंगे हम प्रॉपर तरीके से, ताकि सारे चीज़ें फ्लैट हो जाएं कुछ इस तरह से। अनरैपिंग के बाद कुछ कहीं भी यूवी स्ट्रेच ना हो, इसलिए हम अनरैप करेंगे अब उसे। जब अनरैप सब प्रॉपरली हो जाए तब उसे टेक्सचरिंग सॉफ्टवेयर पे ले जाएंगे और उस पर टेक्सचर करना शुरू कर देंगे। कलर्स, मेटालिक, रफनेस वगैरह के साथ खेलेंगे। नॉर्मल्स, हाइट, एमिसिव्स पे जो भी सब टेक्सचरिंग में आते हैं सब मैनुअली सीखेंगे कि मैनुअली काम कैसे होता है टेक्सचरिंग में। टेक्सचरिंग हो गया, उसके बाद आता है लाइटिंग। लाइटिंग पे काम करना सब कुछ। लाइटिंग में देखेंगे 3 पॉइंट लाइटिंग कैसे होता है, एक सिर्फ सिंगल लाइट से आप कैसे खेल सकते हो कि सिंगल लाइट में आप किसी कैरेक्टर को थोड़ा एंट्री दिखाना है या फिर उसके फेस पे फोकस करना है कैसे, तो सिर्फ लाइटिंग से आप कैसे कर सकते हो। फिर आता है रेंडरिंग। अब जब सब कुछ लाइटिंग वगैरह सब कुछ हो गया तो बेस अब सबसे लास्ट में बस रेंडरिंग होता है। आपको उस फाइल को रेंडर करना है। रेंडरिंग का मैं इस टॉपिक में इसलिए नहीं बताया क्योंकि टोटल ओवरऑल आपका काम हो चुका है। अब आपको बस कैमरा को एडजस्ट करना है और बस रेंडर करना है। कैमरा में बेसिकली आपका माया में अलग तरीके से आता है। कैमरा में इसमें मेरा ब्लेंडर में से शिफ्ट ए और कैमरा का ऑप्शन आ जाता है, तो शिफ्ट ए प्रेस करके तो यहाँ पे फिर कैमरा जब आपका लाइटिंग क्रिएट हो गया तो आप एक प्रॉपर एक एंगल देख लो कि किस एंगल से आपका वो जो 3D मॉडल है वो सही दिख रहा है, और उस हिसाब से लाइटिंग भी अपना फिक्स करो कि लाइटिंग सामने से होना चाहिए, पीछे से होना चाहिए। जैसे कि अभी आपको मेरा फेस दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे से वो सामने वाला लाइट अगर मैं बंद कर दूँ तो मेरे सामने फेस पे अच्छा लाइट नहीं आएगा, मेरे ऊपर वाले से ज़्यादा लाइट आएगा। या फिर अगर मैं इसे बंद कर दूँ तो सिर्फ सामने वाले से ज़्यादा सामने वाला फेस दिखेगा, और सारे लाइट्स को मैं ऑफ कर दूँ तो मेरा फेस ही नहीं दिखेगा। तो लाइटिंग वगैरह पे लाइटिंग वगैरह को बेसिक से सीखे कि लाइटिंग कैसे काम करता है। उसके बाद कैमरा जो होता है हमारा, उसको हर 3D मॉडल में हर 3D सॉफ्टवेयर में एक कैमरा होता है। तो आप अपने हिसाब से उस ऑब्जेक्ट को अब एडजस्ट करो कि अब आपका ऑब्जेक्ट कौन से एंगल से सही दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे कुछ इस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट अगर सही दिख रहा है तो मैं इस पर्टिकुलर इस ऐसे में अगर मेरा कैमरा फिक्स है तो बस अब रेंडर पे क्लिक करना है, रेंडर इमेज, और फिर वो अपने आप ही वो रेंडर निकाल देगा। आपको सैम्पल्स को बेसिकली साइड में सैम्पल्स के ऑप्शन होते हैं, सैम्पल्स को आपको 200 से 400 के बीच में रखना है। तो आपको एक परफेक्ट जो बोलते हैं अच्छा रेंडर इमेज वो आपको 200 से 400 के बीच में आपको मिल जाएगा। आपको ना तो उससे ज़्यादा ना उससे कम रखोगे तो आपको बहुत अजीब तरह का दिखेगा, मतलब सही नहीं दिखेगा, एवरेज दिखेगा। बट 200 से 400 के बीच में अगर आप रखते हो तो एक अच्छा जो क्वालिटी बोलते हैं वो दिखेगा। और अगर आप एक्स्ट्रा और ऊपर ले जाओगे तो एक तो टाइम को बहुत कंज्यूम करेगा, एक पर्टिकुलर इमेज को या एक सीन को पर्टिकुलर को रेंडर करने के लिए बहुत टाइम ले लेगा। ऊपर से आपका ओवर हीट करेगा पीसी को या लैपटॉप को, वो अलग। तो मिनिमम से मिनिमम टाइम पे फास्ट क्वालिटी पे चाहिए तो 200 से 400 के बीच में रेंडर करते हैं सैम्पल्स को, और एक अच्छा सा रेंडर क्रिएट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में मैं यही बोलूँगा कि जो भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो तो मैनुअली से स्टार्ट करो। मैनुअली चीज़ों में अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो आप जैसे कि 2-3 महीना आप दिए मैनुअली काम करने के लिए, स्टार्टिंग में लगेगा कि नहीं मेरे को मैनुअली नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिक जब मिल जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, मैं ऑटोमेटिक ही कर लूँगा। बट नहीं, ये सबसे रॉन्ग ट्रिक है। अगर आपको ऑटोमेटिक मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार ऑटोमेटिक करो, फिर तो आप कभी सीख ही नहीं पाओगे कि मतलब मैनुअली उस चीज़ को परफेक्ट कैसे करते हैं। अगर इन केस की ऑटोमेटिक जो आपको मिला हुआ है फीचर वो वैसा आपका काम नहीं कर पाता जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो, तब तो आपको ऊपर से आपको उस टाइम पे आपको ठीक से प्रॉपरली मैनुअली कुछ काम करने भी नहीं आता है। आपने ऑटोमेटिक स्टार्टिंग से ही ऑटोमेटिक करा है, तो अब उसमें जैसा आप क्वालिटी चाहते हो या जो चीज़ आप चाहते हो वो ऑटोमेटिक पार्ट आपका करके नहीं दे पा रहा है, तब तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। आपको मैनुअली करने नहीं आता है तो
स्टार्टिंग में 3-4 महीने आप किसी भी काम को करते हो तो सब कुछ स्टार्टिंग में मैनुअली करना सीखो। देन जब आप मैनुअली को पता है कि मतलब बेसिक्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, तब आप ऑटोमेटिक पे स्विच करो कि हाँ मेरे को काम जल्दी चाहिए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये वो मेरे को बस एक चीज़ चाहिए जिसको जल्दी से जल्दी वो चीज़ चाहिए। जैसे कि इस सीन के हिसाब से मैं देखूँ तो मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को लाइटिंग के लिए लाइटिंग में उतना फोकस नहीं करना था क्योंकि मेरे को लाइटिंग का पहले से प्रॉपर्टीज़ पता था। तो मैंने इसमें क्या किया, HDRI इमेज वगैरह यूज़ करके इसे मैंने पहले खुद के रेंडर सॉफ्टवेयर पे देखा, उसके बाद फिर मैंने स्केच फैब पे अपलोड करा था। तो ऐसे चीज़ों को करना चाहिए, पहले मैनुअली, देन मैनुअली में एक्सपर्ट होता, प्रोफेशनली काम को फास्ट करना चाहते हो तब आप फ्यूचर में जाके ऑटोमेटिक पे स्विच कर सकते हो। बट हमेशा ऑटोमेटिक पे ही बैठे रहना इज़ नॉट अ गुड केस, क्योंकि ऑटोमेटिक बहुत बार धोखा भी दे देता है। ऐसा होता है कि आप चाहते तो कुछ और हो पर वो कर कुछ और देता है, तो बस में बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर आपको सब कुछ मैनुअली करना पड़ेगा, और मैनुअली में जो आप खुद से करते हो ना तो आपको पता होता है कि आप कौन सा गलती की और वो आप फिक्स कैसे करोगे। अब ऑटोमेटिक में अब सॉफ्टवेयर का एआई जो है वो खुद से कैसे किया है, अब आपको फिक्स करने में अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर उसका सॉफ्टवेयर का एआई कुछ गड़बड़ कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम होता है फिर ढूंढने में। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए था कि बस बेसिक्स क्या थे, 3D के बेसिक्स क्या थे, बस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।